फिजिकल प्रॉपर्टीज of ether. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में अपने बात कर रहे थे। तो यहां देखिए, सबसे पहली जो बात रहती है, यह रंगहीन मीठा द्रव होता है। ये कैसा होता है? रंगहीन होता है, अल्कोहल की तरह, और ये मीठी गंध वाला द्रव होता है। मीठी गंध या अपने कह रहे हैं कि स्मेल वाला लिक्विड होता है या द्रव होता है। सेकंड, ये जो बात रहती है ईथर के बारे में, तो ईथर जो होता है वह आपका वाष्पशील ज्वलनशील द्रव है। एक तो वाष्पशील है ये, वह ज्वलनशील, अर्थात यह बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, जल जाता है, ऐसा ये लिक्विड है। तीसरी ये जो बात रहती है वो रहती है आपकी कि यह द्रव से हल्का होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें अविलेय होता है। उसमें किसमें? जल के अंदर उसमें अविलेय होता है, उसमें अविलेय होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर कि इसकी जो वाष्प होती है, वाष्प को सूंघने से बेहोशी आपको आ सकती है। व्यक्ति क्या हो सकता है? बेहोश हो सकता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप लैब में जाएं, कोई भी लैब के अंदर जो आपको दिए हुए केमिकल्स हैं, ये प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, उनको आप बहुत ही सावधानी से उनका उपयोग करें। फिर नेक्स्ट जो बात आती है और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है आपकी ईथर की स्ट्रक्चर। ईथर की स्ट्रक्चर आती है, तो उसके बारे में अपने अध्ययन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको डाई एथिल ईथर की जो स्ट्रक्चर है की संरचना की बात कर रहा हूँ। संरचना की बात अपने यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए, पहले तो नाम से ही अपने को स्पष्ट हो रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर अपने को कैसी बनानी है। तो देखिए, यहाँ आपका जो रहता है डाई एथिल ईथर है, तो यहाँ ऑक्सीजन रहेगा बीच में, इधर भी एथिल ग्रुप जुड़ा रहेगा, और इस साइड में भी आपका क्या रहता है? एथिल ग्रुप जुड़ा रहता है। यहाँ आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपके पास ये जो ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वन यहाँ रहता है, इस साइड में रहता है, और ये एक इस साइड में रहता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का लोन पेयर है और एक ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे उपस्थित है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अर्थात
ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ इसके अंदर यदि अपने हाइब्रिडेशन की बात कहूं या संकरण का मैं कहूं तो इसके अंदर sp3 संकरण होता है। अब आप यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे sp3 जो संकरण है उसके अंदर दो तो क्या है, बॉन्ड पेयर है, bp लिखा रहता है या बॉन्ड पेयर या बंद युग्म है। बंद युग्म है वो किसके साथ बना रहा है, ये यहाँ जो बंद युग्म है वो किसके साथ बन रहे हैं, ये वाले दोनों बंद युग्म बन रहे हैं। अर्थात बंद युग्म जो दोनों बने हैं वो किसके साथ हैं, आपके एल्किल जो ग्रुप है उनके साथ ये बंद पेयर या बॉन्ड पेयर ये बनाते हैं। एल्किल जो ग्रुप्स हैं उनके साथ ये बनाते हैं और दो यहाँ पे जो रहते हैं, टोटल क्या है sp3 संकरण है, अर्थात टोटल जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स यूज में आ रहे हैं वो कितने आपके 4 हैं। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपके 4 जो हैं कक्षक काम में आ रहे हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हैं, लोन पेयर हैं। लोन पेयर कौन से वाले हैं, जो आपके ऑक्सीजन एटम है उसके लोन पेयर इसके अंदर यूज में लिए जा रहे हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि दो जो बॉन्ड पेयर हैं वो कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, आपके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, वे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और ये जो हैं लोन पेयर की वजह से और इनका जो यहाँ उपस्थित अपने ये एल्किल ग्रुप जो हैं, ये दोनों जो एल्किल ग्रुप्स हैं उनकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे आपस में रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वह वास्तव में होना चाहिए था कितना, sp3 के लिए जो रहता है 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, परंतु यहाँ पे जो आपका बॉन्ड एंगल रहता है वह कितना रहता है, 110 डिग्री का रहता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। वास्तव में sp3 के लिए सामान्यतः जो होता है वो कितना रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट रहता है, परंतु ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। कारण क्या है, ये जो एल्किल ग्रुप आपके उपस्थित हैं, एल्किल जो ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, आपके रिपेल करते हैं, अर्थात वे प्रतिकर्षित होते हैं। वे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो प्रतिकर्षित होने की वजह से, प्रतिकर्षित होने की वजह से ये क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल या बंद कोण जो है उसका मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो संरचना रहती है वह कैसी रहती है, एंगुलर कह दें, एंगुलर भी कह सकते हैं, या अपने कह सकते हैं कि ये कोणीय संरचना बनाते हैं, कोणीय संरचना इनकी होती है। एथिल जो आपका डाई एथिल ईथर है उसकी कोणीय संरचना रहती है। नेक्स्ट जो आपका रहता है वह रहती है आपकी डाई एथिल ईथर की रासायनिक जो गुण है या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ईथर होते हैं उनके अंदर अपने 4 तरह की रिएक्शन आज अपने कंप्लीट करेंगे। तो इनके अंदर देखिए सबसे पहला जो रहता है पार्ट आपका, ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ये 4 तरह की आपके रिएक्शंस जो हैं वो शो करती हैं।
तो सबसे पहले देखिए, पहला जो प्रकार रहता है वह रहता है आपका एल्किल जो ग्रुप है, एल्किल ग्रुप के की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा जो भाग रहता है वह रहता है आपका जो इथर क्रियात्मक ग्रुप यहाँ पे उपस्थित है, या आपने कहें इथर जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे उपस्थित है, फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या आपने कह दें कि लॉन पेयर के कारण जो अभिक्रियाएं संपन्न होती। तीसरी अभिक्रियाएं रहती हैं जो आपका CO बॉन्ड है, यहां से ये बंध टूट जाए, CO के या CO बंध के लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, CO बंध के विखंडन की अभिक्रियाएं या CO बंध के विखंडन की अभिक्रियाएं भी आप लिख सकते हैं कि अभिक्रियाएं लिखें। तो यहाँ फोर्थ रहती हैं अदर रिएक्शन, या आपने कह दें अन्य अभिक्रियाएं। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो इनको अपने 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहली जो है वह है आपकी एल्किल ग्रुप की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें होगा क्या कि जो एल्किल समूह हमारे पास यहाँ उपस्थित है, उस एल्किल समूह का वो क्या करेगा, अन्य को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ देखिए इस अभिक्रिया के अंदर जैसे पहले प्रकार की आपकी अभिक्रियाएं हैं एल्किल ग्रुप की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहली अभिक्रिया आती है आपकी, इसके अंदर आपको विशेष जो ध्यान रखना है, ये जो एल्किल ग्रुप है वह क्या करता है, इसके अंदर जो अल्फा कार्बन पर अल्फा कार्बन परमाणु जो होते हैं पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होते हैं, पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होते हैं तो ये क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहली जो बात पता होनी चाहिए वो होना चाहिए कि अल्फा कार्बन एटम्स जो हैं वो कौन से होते हैं। डाईएथिल ईथर ही लिख लें, CH3 CH2 OCH2 और CH3। इसके अंदर यदि अपने अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ ये ध्यान रखना है जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे ऐड होता है उसके बिल्कुल पास वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन होगा और इस साइड में भी अल्फा कार्बन ही होगा, तो दोनों साइड में है तो अपने वन साइड अल्फा डैश भी इसको शो करते हैं, अल्फा डैश भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अल्फा और अल्फा डैश दोनों तरफ होंगे। यहाँ जो हाइड्रोजन उपस्थित है या यहाँ जो हाइड्रोजन उपस्थित है उनके ऊपर आपकी अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। तो पहली जो रिएक्शन है वह आपकी है अंधेरे में हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन इन डार्क। हैलोजनीकरण
की अभिक्रिया, हैलोजनीकरण की अभिक्रिया कहाँ हो रही है? ये अंधेरे के अंदर। अंधेरे में यदि हैलोजनीकरण की अभिक्रिया अंधेरे में हो रही है तब आप देखिए कैसा होगा ये। अंधेरे के अंदर यदि ये वाली रिएक्शन होती है तो देखिए वही आपको CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 और CH3 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसकी अभिक्रिया यदि क्लोरीन या ब्रोमीन से होती है, Cl2 या Br2 से होती है और अंधेरे के अंदर हो रही है, अर्थात अभिक्रिया डार्क के अंदर होगी, अंधेरे के अंदर होगी, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसको मैं एक हाइड्रोजन को यदि यहाँ से हटा दूं, यहाँ नहीं दिखा के इसको अपने नीचे दिखाएं एक हाइड्रोजन को, जैसे अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो यहाँ देखिए यहाँ मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे दर्शा रहा हूँ, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है आपका। तो ये हाइड्रोजन इसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा? रिप्लेस कर दिया जाएगा, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा और आपके पास जो अभिक्रिया बनेगी वह बनेगी क्या? CH3 CH2O CH CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यदि Cl आपने लिया है तो यहाँ Cl आ जाएगा। फिर ये पुनः Br2 से या Cl2 से अपने अभिक्रिया करवाइए तो Cl2 से डार्क के अंदर अभिक्रिया होगी, तो इधर वाला जो है ये भी बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा? CH3 CH Cl और O CH Cl और CH3 हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है आपका फाइनल प्रोडक्ट बना देगी। इसका यदि अपने को नामकरण करना हो तो अपने क्या कह सकते हैं? अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो इथर। तो ये सनलाइट की उपस्थिति के अंदर या अपने कहें कि सूर्य के प्रकाश में हैलोजनीकरण तो इसके अंदर देखिए वहां जो था जब अभिक्रिया हो रही थी तो केवल अल्फा हाइड्रोजन जो थे वह एक एक ही क्या हो रहे थे? वहां रिप्लेस हो रहे थे। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये अभिक्रिया थोड़ी फास्ट होगी। CH3 CH2O CH2 CH3 होगी। इसके अंदर अभिक्रिया जब अपने करवाते हैं तो यहाँ 10Cl2 और ये क्या है? सनलाइट के अंदर अभिक्रिया होती है और हमारे पास जो ये यहाँ पे उपस्थित आपके सभी जो क्लोरीन है अल्फा और बीटा के, यहाँ से ये क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 5 और 5, ये वाले भी 5 हो गए, अर्थात टोटल क्या हो गए? 10। तो क्या होगा? 10 HCl बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल 20 Cl2 थे, तो सभी जगह पे क्या आ जाएंगे आपके? CCl3 CCl2 O CCl2 और CCl3 बन जाता। अर्थात जितने भी हाइड्रोजन थे उन सभी को यहाँ जो हैलोजन होगा वह क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देता है, अर्थात पर क्लोरो डाईएथिल ईथर का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। तो ये चीज आपकी अभिक्रियाएं थी, एथिल समूह की वजह से ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। फिर आती है आपकी दूसरे तरह की अभिक्रियाएं आती हैं जो कि आपके फंक्शनल ग्रुप है
उसके ऑक्सीजन की वजह से जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं देखें। ईथर के ऑक्सीजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है आपका के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो अभिक्रिया इसके अंदर रहती है वह रहती है पर ऑक्साइड का निर्माण। पर ऑक्साइड का निर्माण का निर्माण तो देखिए, ईथर जो होती है वायु की जो ऑक्सीजन है या ओजोन जो होती है उससे अभिक्रिया कर लेती है और क्या बना लेती है, ये पर ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। जैसे C2H5O C2H5 जो है, यहाँ आपके पास क्या होते हैं, ये लोन पेयर अपने स्ट्रक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था, ये अभिक्रिया करती है या तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन या ओजोन के साथ। तो ये क्या बना लेते हैं, पर ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे C2H5O C2H5, और यहाँ ये जो ऑक्सीजन होता है ये अपना एक लोन पेयर है वो किसको दे देता है, दूसरे ऑक्सीजन को दे देगा। और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 3 लोन पेयर हो जाएंगे। और यदि अपने इसको लंबे समय तक, किसको, ईथर को यदि अपने लंबे समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में रखते हैं तो यहाँ पे आपका जो है ये एथॉक्सी एथिल हाइड्रो परऑक्साइड का भी निर्माण कर लेती है। तो देखिए, यदि अपने इसको C2H5 जो है ये यदि लंबे समय तक रहेंगे ऑक्सीजन के संपर्क में तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट बना लेते हैं वह CH3CH2O CH3OOH का निर्माण ये कर लेते हैं, जो कि आपका क्या बन जाता है, ये प्रोडक्ट 1-एथॉक्सी एथिल हाइपोपरऑक्साइड बन जाता है, हाइपोपरऑक्साइड बन जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड जो इसके अंदर एग्जांपल आता है वह रहता है, सेकंड जो अभिक्रिया इसके अंदर आती है वह रहती है आपकी ऑक्सीनियम साल्ट का निर्माण। ऑक्सीनियम साल्ट का निर्माण। ऑक्सीनियम साल्ट का निर्माण रहती है। का निर्माण तो देखिए, अकार्बनिक जो अम्लों के साथ ईथर जो होते हैं ब्रास्ट एंड लोरी के जो क्षार की भांति ये क्या करते हैं, काम करते हैं और ऑक्सीनियम साल्ट का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आपको डाई एथिल ईथर जो है उसके बारे में अपनी बात करेंगे। तो यहाँ मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2 और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, यह अभिक्रिया करता है H2SO4 के साथ। और
ये क्या बना लेते हैं, ये लॉन पेयर यहाँ पे क्या कर देता है, हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा C2H5 के ऑल ट्वाइस, और यहाँ जो ऑक्सीजन है ये अपना एक लॉन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। लॉन पेयर दिया है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव आपका, और यहाँ जो बच जाएगा वो बचेगा आपके पास HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव आपके पास बच जाता है। ये H2SO4 जो है ये क्या करता है, पुनः अभिक्रिया करता है। 2H2SO4 जो है ये अभिक्रिया करते हैं और एक तो SO3 बना लेते हैं, एक आपका HSO4 नेगेटिव बना लेते हैं, और एक आपका H3O पॉजिटिव, एक क्या बना लेते हैं ये H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव आयन बना लेते। तो यहाँ से ये रिएक्शन पुनः होगी और क्या बनेगा, लास्ट जो हमने बनाया था C2H5 की होल ट्वाइस OH, यहाँ ये पॉजिटिव, ये वाला प्रोडक्ट जो हमने लास्ट में बिल्कुल बनाया है ये वाला, इसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आगे वाले पेज पे। तो देखिए इसके साथ अभिक्रिया होती है किसकी, SO3 की। SO3 अभिक्रिया करके ये क्या बना लेते हैं, C2H5O SO3H बना लेते हैं। यहाँ ये वाला जो H है वो इसके साथ यहाँ चला गया, और ये जो पॉजिटिव है आपका वो यहीं रहा, और दूसरा C2H5 मैंने यहाँ दर्शाया। यहाँ पे 2 था, होल ट्वाइस था, तो मैंने एक CS2 इधर दिखा दिया और दूसरा इस तरफ। ये पुनः आगे रिएक्शन करता है और आपका क्या बना देता है, एक तो बना देता है C2H5 प्लस, ये वाला प्रोडक्ट आपका बाहर निकल गया, बाकी जो बचा उसको आप जोड़ दें। क्या बचा है वो देखें, C2H5 HSO4 बचा है। ये C2H5 और HSO4 यहाँ पे आपके पास बचा है। लास्ट में आपके पास ये वाला प्रोडक्ट, एक तो ये वाला C2H5 प्लस वाला, C2H5 प्लस, और ऊपर जो अपने यहाँ इस रिएक्शन के अंदर ये वाला जो है HSO4 नेगेटिव जो अपने छोड़ के आए थे, HSO4 नेगेटिव, इन दोनों की अभिक्रिया होती है और क्या बना लेते हैं, ये C2H5 HSO4 का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण हो जाता है, जो कि आपका क्या है, साल्ट बन रहा है। ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी रिएक्शन आपकी थी ये, तो इस चीज को थोड़ा सा अपने दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीनियम साल्ट जब निर्माण होता है तब आपके पास क्या है, सबसे पहले H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन होती है, और यहाँ पे आपके पास ये क्या बना लेता है, पॉजिटिव आयन आप निर्माण करना है। फिर जो रहता है आपका सेकेंडली H2SO4 है, वो यहाँ पे आपका एक तो इसके अंदर H2SO4 नेगेटिव के अंदर SO3, और तीसरा जो है हाइड्रोजनियम आयन का निर्माण कर देता है। तो SO3 की यहाँ पे रिएक्शन हुई, तो लास्ट में आपको जो प्रोडक्ट बना वो H2S5 प्लस बना, जो कि यहाँ पे H2SO5 और H2SO4 ये वाला, ये दोनों रिएक्शन करते हैं और लास्ट में जो बना देते हैं आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण ये कर देते हैं। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन रहती है वह रहती है CO जो बंध है या बॉन्ड है उनकी वजह से जो रिएक्शंस होती है। तीसरी तरह की जो रिएक्शंस हैं
वो है आपकी CO बंद जो विखंडन की अभिक्रियाएं, विखंडन की अभिक्रियाएं। तो देखिए, सबसे पहली जो रिएक्शन है इसके अंदर वह रहती है आपकी HX से अभिक्रिया। HX का मतलब हो गया हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। यहाँ पे जब भी इथर है हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड तथा एल्कोहल्स का ये क्या कर लेते हैं, निर्माण करते हैं। देखिए अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, जैसे C2H5O C2H5 है, इसकी अभिक्रिया यदि HX के साथ होती है तो ये वाली रिएक्शन अपने पहले पढ़ के भी आए हैं, ये रिएक्शन हमने एल्कोहल निर्माण की विधियों के अंदर की थी। तो यहाँ पे ये जो है आपका क्या बना देंगे, एल्कोहल बन जाएगा, और दूसरा जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड C2H5OH, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है आपका C2H5X बन जाता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, HX से जब ये अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा, एल्कोहल व एल्किल हैलाइड्स का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है, बताया था कि यदि एक्सेस के अंदर अपने ROR जो है वह यदि एक्सेस के अंदर अभिक्रिया करे HX के साथ, अर्थात ये अधिक्य में हो, तब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल RX का ही निर्माण होगा और साथ में क्या बनेगा, HOH। यहाँ पे आपको ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, अर्थात यहाँ से अधिक्य के अंदर लेंगे तो ROH जो है जिसका निर्माण होता है पहले वही बनेगा, 2 स्टेप के अंदर ये अभिक्रिया होगी। तो पहले आपके पास वही होगा, एक तो ROH बनेगा और RX बनेगा, फिर ये पुनः से क्या करेगा, HX के साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ से क्या बना लेगा, ये H2O बाहर निकाल देगा और फाइनल जो प्रोडक्ट है ये वाला बनेगा। यदि अधिक्य के अंदर अपने HX लिया तो ये बार बार HX जो है रिएक्शन करता रहेगा। फिर जो आपकी रिएक्शन रहती है वह रहती है आपका जल अपघटन। CO जो बॉन्ड है उसी के अंदर आपका सेकंड रहती है जल अपघटन। तो जल अपघटन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डाईएथिल ईथर है यह अभिक्रिया करेगा तनु H2SO4 और हाई प्रेशर या अपने कहें उच्च दाब पर यह अभिक्रिया करता है और किसका निर्माण कर लेता है, C2H5OH का निर्माण कर देता है। अर्थात जल अपघटित होकर ये क्या बना लेंगे, एल्कोहल का निर्माण करते हैं। उच्च दाब पे ये अभिक्रिया होगी तो एथेनॉल हमें प्राप्त होता है। तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है इसके अंदर वह रहती है आपकी अपचयन। अपचयन के अंदर क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे जो
C2H5O C2S5 जो आपको दिए हुए हैं वह रिएक्शन करते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये अभिक्रिया होती है आपकी द्रव अमोनिया की उपस्थिति के अंदर, Na और NH3 की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे भी ये क्या बनाते हैं, एक तो एथेन बना लेते हैं अर्थात C2H6 बना लेंगे, और दूसरा जो बनाते हैं C2H5OH का निर्माण ये कर देंगे। और यही अभिक्रिया यदि रेड फास्फोरस की उपस्थिति के अंदर होती है, देखिए ये अभिक्रिया यदि C2H5OC2H5HI की उपस्थिति और रेड फास्फोरस यदि हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए रेड फास्फोरस या HI जो है उसकी उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया होती है, तो केवल हमें एल्केन जो है वो प्राप्त होता है, C2H6 अर्थात एल्केन हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपको H2O प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया रहती है आपकी एसिटिल क्लोराइड के साथ। फोर्थ वन रिएक्शन रहती है एसिटिल क्लोराइड के साथ। अभिक्रिया तो देखिए आपके पास जो डाईएथिल ईथर है यह अभिक्रिया करता है एसिटिल क्लोराइड CH3CO Cl के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ से जो निर्माण होता है वह क्या हो जाता है कि यहाँ जो आपका एक तो C2H5Cl है वो बाहर निकल जाता है। तो देखिए क्या बाहर निकला, एक तो आपको एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ, दूसरा देखिए जो बचा है उसको आप जोड़ दें, C2H5OCO और CH3 आपके पास बचा है, अर्थात एथिल एसीटेट हमें प्राप्त होता है। फिफ्थ वन इसकी रिएक्शन जो रहती है वह रहती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। तो देखिए जो आपका डाईएथिल ईथर है C2H5 जो है वह रिएक्शन करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3CO CH3। ये आपका फॉर्मूला किसका रहेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे एक तो ये CO बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो होती है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए क्या बना आपके पास, मैं यहाँ से इस अभिक्रिया को लिख रहा हूँ CH3COO, ये वाला पार्ट मैंने लिखा है, और दूसरा इसके साथ ये वाला पार्ट मैंने ऐड किया है। तो देखिए क्या बना आपका C2H5। अब दूसरा यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ C2H5O, तो ये रहा CH2H5O, और दूसरा यहाँ से COCH3, अर्थात इसके क्या बने 2 मॉल ऑफ ये वाले प्रोडक्ट के बन जाएंगे, जो कि आपका क्या है एथिल
एसीटेट, एथिल एसीटेट का ये निर्माण कर देता है। लास्ट आपकी अभिक्रियाएं रहती हैं, फोर्थ प्रकार की अभिक्रियाएं, जो कि आपकी हैं अन्य रिएक्शन या अन्य अभिक्रियाएं। जो ऊपर अपने 3 अभिक्रियाएं अपने पढ़ के आए हैं, उनके अलावा जो बच जाती हैं उनको अपनी अन्य अभिक्रियाओं के अंदर पढ़ लेते हैं। अन्य अभिक्रियाओं में सबसे पहले है निर्जलीकरण। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसके अंदर जो H2 है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, C2H5 और C2H5 जो है इसकी रिएक्शन होगी Al2O3, और आपका जो टेम्परेचर है वो रहता है करीबन 653 केल्विन। तो इसके अंदर आपको एल्कीन जो है वो प्राप्त होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है, और साथ में जो आपका एक H2O बाहर निकल जाता है। यदि आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया तो C2H2 यहाँ पे दोनों तरफ बचते हैं। ये 2 मोल्स ऑफ एल्कीन जो है हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरी अभिक्रिया आती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, या मैं कह दूं CO के साथ अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया आती है कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया। तो यहां देखिए, ये आपका जो है C2H5 ट्वाइस O जो है ये अभिक्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये अभिक्रिया जो है BF3 और उच्च वायुमंडलीय दाब 500 ATM पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है, और ये जो ऑक्सीजन है और कार्बन है वो क्या हो जाते हैं, इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा इसका, CH3 CH2 CO O और CH2 CH3 का निर्माण ये कर लेता है, जो कि एथिल प्रोपेनोएट आपका बन जाता है, जो कि एथिल प्रोपेनोएट आपका निर्माण करता है। और अंतिम अभिक्रिया रहती है आपकी दहन की। दहन की अभिक्रिया रहती है, देखिए इसके अंदर एथिल डाई एथिल ईथर जो है उसकी अभिक्रिया यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर इसका दहन करवाया जाता है, कोई भी जो चीज है जो जब जलती है तो उसका वह क्या कहलाता है, दहन कहलाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होगा। तो ये इसका दहन होने के बाद में ये क्या बनाता है, एक तो CO2 और 5H2O का निर्माण करता है। तो दहन के बाद में मोस्टली जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। लेसन था जिसके अंदर आपने अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल्स, ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। लगातार आप लाइव क्लासेस और YouTube के जो वीडियोस हैं उनको देखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।